नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 107 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BHIC 107 का जो संबंध है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत के इतिहास से है, जहां सल्तनत कालीन इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अरबी, फारसी और संस्कृत अभिलेखों की चर्चा कीजिए। यानी कि अगर आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना है तो जो अरेबियन हिस्टोरिकल सोर्स हैं, जो फारसी हिस्टोरिकल सोर्स हैं और जो संस्कृत अभिलेख हैं, इनसे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या पता चलता है, क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की बात करोगे तो सन 1206 से लेकर 1526 तक का जो इतिहास है ये सल्तनत कालीन इतिहास कहलाता है। इस इतिहास से हमें उस समय के शासकों के बारे में पता चलता है, उन शासकों के किन राजाओं के साथ संघर्ष थे यह पता चलता है, और किस तरीके का कल्चर था यह पता चलता है। तो अरबी जो इतिहास रहा है, फारसी जो इतिहास रहा है और जो संस्कृत इतिहास रहा है, इससे हमें दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है और सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलती है। तो अगर आप दिल्ली सल्तनत काल का जो इतिहास है उसे पढ़ते हो तो उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये तमाम चीज़ें आपको पता चलती हैं। अब हम बात कर रहे हैं अरबी और फारसी अभिलेखों की। तो देखिए, तो अरबी और फारसी भाषा में लिखी गई जो त्वारीख हैं, ये त्वारीख जो हैं इन्हें इतिहास की किताबें बोलते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का प्रमुख स्रोत हैं। तो अगर आप अरबी और फारसी ऐतिहासिक स्रोतों की बात करोगे तो उसमें त्वारीख का एक बहुत बड़ा योगदान है। त्वारीख का मतलब होता है इतिहास की किताबें। इनमें से कुछ प्रमुख लेखक रहे हैं, जैसे जियाउद्दीन बर्नी ने जो किताबें लिखी हैं, इब्न बतूता की जो किताब है रिहाला, और अमीर खुसरो की जो किताबें हैं, इससे आपको सल्तनत काल के इतिहास के बारे में पता चलेगा। तो सल्तनत काल का एक प्रमुख जो स्रोत है, जो पहला हिस्टोरिकल सोर्स है, वो है त्वारीख, जो विभिन्न लेखकों के माध्यम से इतिहास रचा गया है, जिनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है जियारुद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो और इब्न बतूता, जो कि एक बाहरी यात्री थे। इन तारीखों से आपको सल्तनत के शासकों के बारे में पता चलेगा, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पता चलेगा, उन्होंने किस क्षेत्रों को जीता यह पता चलेगा, उनका राजकोषीय व्यवस्था यानी कि कर सिस्टम कैसा था, कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाता था यह पता चलेगा, और दरबार में कौन कौन सी गतिविधियाँ होती थी, इन सब के बारे में इन तारीखों से पता चलेगा। आगे हैं दस्तावेज और फरमान। तो देखो, फारसी में लिखे गए शाही फरमान है, फरमान मतलब होता है आदेश, जो प्रशासनिक दस्तावेज हैं, यानी कि प्रशासन चलाने के लिए जितने भी आदेश भेजे जाते थे, इन सब से हमें उस समय की शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है और कानूनी व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो दस्तावेज और फरमान से आपको क्या पता चलता है, उस समय की लॉ एंड ऑर्डर कैसा था। इन दस्तावेजों से हमें शासन का ढांचा पता चलता है, टैक्स किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है, भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता था, डिसीजन कैसे लिए जाते थे, ये सारी चीज़ें हमें दस्तावेजों और फरमानों से पता चलती हैं। अमीर खुसरो की रचना जैसे तुगलकनामा अगर आप पढ़ते हैं, आशिका पढ़ते हैं, तो उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार से फारसी कविताएं, सूफी साहित्य से हमें कला और समाज के बारे में और धार्मिक प्रवृत्तियों के बारे में भी पता चलता है। अब हम संस्कृत शिलालेखों की बात करते हैं। अब तक तो हमने फारसी और अरबी की बात की है। तो संस्कृत जो शिलालेख हैं, ताम्रपत्र हैं, ये सल्तनत काल के स्थानीय प्रशासन के बारे में, मंदिर निर्माण के बारे में, भूमि अनुदान के बारे में पता चलता है। ये अभिलेख हमें हिंदू राजाओं और स्थानीय राजाओं के साथ सल्तनत काल के संबंध कैसे थे ये पता चलते हैं। यानी कि हिंदू राजा के और दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनके आपस में संबंध कैसे थे, ये सारी चीज़ें हमें संस्कृत के अभिलेखों से पता चलती हैं। जैसे कि ज्योतिष, गणित और चिकित्सा पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इस दौरान। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि सल्तनत काल में हिंदू और जो इस्लामी संस्कृतियाँ थीं इनके बीच में तालमेल था। निष्कर्ष कुल मिलाकर ये निकलता है कि अगर आप अरबी, फारसी और संस्कृत लेखों का अध्ययन करते हो तो इससे आपको सल्तनत काल के इतिहास की बारीकियां पता चलती हैं। इनसे सिर्फ हमें राजाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में पता चलता है, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है और रिलीजन यानी कि धर्म के बारे में भी पता चलता है। तो इस समय की भारत की जो विविधताएँ हैं, उनकी जो गहराई हैं, ये सब हमें समझ में आती हैं। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बताइए, या दिल्ली सल्तनत के जो ऐतिहासिक स्रोत है उसमें अरबी, फारसी और संस्कृत स्रोतों का क्या योगदान है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये है कि विजयनगर साम्राज्य के अधीन स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली का उल्लेख कीजिए। यानी कि अगर आप कर्नाटक, आज के जो कर्नाटक वाला एरिया है, वहाँ पर पहले विजयनगर साम्राज्य था
और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता था, प्रशासन कैसे चलाया जाता था, राजनीति कैसे की जाती थी उस क्षेत्र में, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब आप विजयनगर साम्राज्य की बात करोगे तो 1336 में दो भाई हरिहर और बुक्का ने मिलकर इस साम्राज्य की नींव रखी थी। और यह क्षेत्र जो है वैसे तो 1646 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी राक्षसी तागड़े का एक युद्ध हुआ था जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं 1565 में, उसके बाद इसका समापन हो चुका था। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करोगे तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य है जो अपनी सैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था, राजा कृष्णदेव राय के लिए जाना जाता था, अपने कल्चर के लिए जाना जाता था, अपने प्रशासन के लिए जाना जाता था। इस साम्राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा था वो बहुत डेवलप था। इस क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचा कैसा था सुनो। तो देखो, सब जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एरिया विजयनगर है, तो इस एरिया को छोटे छोटे मंडलों में बांटा गया था ताकि शासन अच्छे से चलाया जा सके। और फिर जो अंतिम इकाई थी गांव, जिन्हें नायडू कहा जाता था, तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट कर रखे थे और हर क्षेत्र का एक अधिकारी होता था और वो अधिकारी हर क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता था। फिर वो अपनी रिपोर्ट आगे देता था और फिर रिपोर्ट राजा तक जाती थी। तो इस तरीके से ना प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से फैला रखा था विजयनगर के राजाओं ने। तो देखिए, तो विजयनगर प्रशासन की पहली विशेषता है मंडल और नायडू। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मंडल और नायडू में बांटा गया था। मंडल बड़े बड़े क्षेत्र थे और नायडू जो थे वो छोटे छोटे क्षेत्र थे। ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई थी जो गांव की सभा के माध्यम से चलाया जाता था। ये जो ग्राम सभाएं थी ये वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करती थी और गांव का जो डेवलपमेंट वाले कार्य होते थे उसको मैनेज करती थी। जैसे टैक्स इकट्ठा करना, सिंचाई की सुविधा देना, भूमि का बंटवारा, जो विवाद हैं उनको समाधान करना, ये सारे कार्य जो है ग्राम सभा ही करती थी। अधिकारियों की भूमिका की बात करें तो अधिकारियों में नायक और अमर नायक थे। जो लोकल अधिकारी थे यानी कि स्थानीय प्रशासन को चलाते थे वो नायक कहलाते थे। बड़े बड़े अधिकारियों को यानी कि जो सैनिक कमांडर थे उन्हें अमर नायक कहा जाता था। इसके अलावा हमें कुलकर्णी और पटवारी जैसे अधिकारियों के बारे में पता चलता है जो भूमि से संबंधित काम करते थे। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि विजयनगर के राजा अपना प्रशासन कैसे चलाते थे। तो बहुत सारे अधिकारी वर्ग के साथ मिलकर ये शासन चलाया जाता था। विजयनगर में कर की जो व्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर थी। इसके अलावा व्यापार, उद्योग और शिल्प कर भी लगाए जाते थे। जल प्रबंधन की अगर हम बात करें तो विजयनगर जो क्षेत्र था ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के आसपास था, तो वहाँ से बड़े पैमाने पर जो है जल की व्यवस्था की जाती थी। सैनिक व्यवस्था की बात करोगे तो लगातार इनके युद्ध होते रहते थे। बहमनी साम्राज्य थे अहमदनगर से, बीजानगर से, गोलकुंडा से, तो इसलिए ये अपनी मजबूत सेना भी रखते थे ताकि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जा सके। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की जो स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली है इसने इसे स्थिर रखा है और मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आशा है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सुल्तानों की भू राजस्व नीति का वर्णन कीजिए। यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के जो राजा थे, उन्होंने भूमि पर किस किस प्रकार से कर लगाए और उन करों को इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से अधिकारी रखे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे प्रमुख पहलू था उसकी भू राजस्व नीति। पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वहाँ के राजाओं ने बहुत सारे सुधार किए थे। भूमि को अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। जिस भूमि की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, उत्पादकता ज़्यादा थी, उनसे अलग प्रकार का कर वसूला जाता था। जहाँ की उत्पादकता कम थी वहाँ से अलग कर वसूला जाता था। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत के दौरान भू राजस्व नीति की बात करेंगे तो सबसे पहले भूमि का वर्गीकरण किया गया था। भूमि को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। भूमि को उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था और इसी हिसाब से वहाँ से राजस्व यानी कि कर इकट्ठा किया जाता था। भू राजस्व का मुख्य आधार कृषि उत्पाद था, यानी कि टैक्स जो था वो कृषि से ही लिया जाता था और उसी हिसाब से निर्धारित किया जाता था। खास तौर पर कुछ जगह पर 1/5 हिस्सा लिया जाता था यानी कि 20% के आसपास, और कुछ जगह 33% के आसपास कर वसूला जाता था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की खास बात यह थी कि एकता प्रणाली। एकता प्रणाली क्या थी, तो देखो जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एरिया दिल्ली सल्तनत है और यहाँ पर ये राजा हैं, तो राजा के जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो उन्हें ना वो नहीं देते थे, क्या कहते हैं, सैलरी नहीं देते थे, वेतन नहीं देते थे, बल्कि उन्हें एक एरिया दे देते थे कि भैया ये एरिया तुम्हारे अंडर में है और इस एरिया को तुम पूरी तरीके से कंट्रोल करोगे। बदले में यहाँ से जो कर मिलेगा उससे अपनी सैलरी वगैरह रख लोगे, सेना का रख रखाव करोगे और बाकी बचा हुआ हिस्सा मेरे को दे दोगे। ये पूरा शासन जो कहलाया है तरीका, यह है इक्तदार प्रणाली। तो दिल्ली सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली का प्रमुख स्थान था। इसमें सुल्तान अपने अधिकारियों को राजस्व इकट्ठी करने के लिए भूमि का एक हिस्सा दे देता था और जो ये हिस्सा वसूलते थे इन्हें इक्ता कहा जाता था। राजस्व इकट्ठा करने के लिए यानी कि कर इकट्ठा करने के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे अधिकारी भी बनाए गए थे, ठीक है, जो मुकद्दम कहलाते थे।
सुधार और परिवर्तन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भू राजस्व नीति में बहुत सारे सुधार किए गए थे। कई बार अलाउद्दीन खिलजी के सुधार के क्वेश्चन अलग से आते हैं। तो खिलजी ये चाहता था कि कर वसूली में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा किया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी राजस्व प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पॉलिसी बहुत कठोर थी, जिसकी वजह से किसानों पर बोझ पड़ गया। निष्कर्ष ये निकलता है कि दिल्ली सुल्तानों की जो भू राजस्व नीति थी, उसने सल्तनत की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, इकोनॉमी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करा। हालांकि नीतियां कठोर थीं, जिसकी वजह से किसानों पर दबाव बढ़ता गया, हालांकि जमींदारों की स्थिति अच्छी होती ही चली गई। तो अब तक 3 क्वेश्चनों पे हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो क्वेश्चन ये है कि उत्तर भारत के प्रमुख एकेश्वरवादी आंदोलन और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो, मध्यकाल का जब आप इतिहास पढ़ रहे हो भारत में, तो बहुत सारे एकेश्वरवादी आंदोलनों का उदय होगा। एकेश्वर मतलब एक ही ईश्वर को मानने वाले लोग। तो आपको पता ही है, भारत एक विविधताओं भरा देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग इष्ट देवों की पूजा करता है। तो यहाँ पर जो एकेश्वरवादी आंदोलन हुए, ये आंदोलन इसलिए हुए ताकि धार्मिक जो कट्टरता है उन्हें खत्म किया जा सके, अंधविश्वासों को खत्म किया जा सके, और समाज में जो असमानता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन असमानताओं को खत्म किया जा सके। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया और एकता, समानता और भाईचारे की संदेश फैलाया। कुछ मुख्य एकेश्वरवादी आंदोलन हैं, जैसे अगर आप बात करें संत कबीर की, रविदास जी की, तुकाराम जी की, सूरदास जी की, तो इन लोगों ने सामाजिक और धार्मिक असमानता के विरोध में एकेश्वरवाद प्रचार किया। इन्होंने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था की आलोचना करी। प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की आराधना की बात करी। इन्होंने कहा आप जब मन करे तब नाम जप लो, ईश्वर उसी से खुश हो जाएंगे। इन्होंने जो स्थानीय भाषाएं थी उसमें चीज़ें लिखी हैं ताकि आम जनता तक संदेश पहुंचाया जा सके। तो देखो, दूर दूर तक संदेश जब भी पहुंचता है, बात आती है लैंग्वेज की। आप उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में अपने संदेश दे रहे हैं, जो जनता समझती है, तो जनता धीरे धीरे करके आपकी ओर और आगे बढ़ती है। सूफी आंदोलन की बात करें तो सूफी आंदोलन जो थे उसमें ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद जैसे संत थे, जिन्होंने सूफीवाद के माध्यम से इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने कहा कि भाई अगर हमें अल्लाह को प्राप्त करना है तो प्रेम और भक्ति के माध्यम से हम संबंध स्थापित करेंगे। इन्होंने भी धार्मिक सहिष्णुता और ह्यूमैनिटी की बातें करी, समाज के सभी वर्गों को अपनाने की प्रवृत्ति करी, गीत और कव्वालियों के माध्यम से प्रेम के आधार पर अपने इष्ट को पूजा। सिख धर्म की अगर मैं बात करूं तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की है। ठीक है, इन्होंने भी एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया है, धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का अनुसरण किया है, समानता, सेवा और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना की है, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया है। इन्होंने लंगर और सामूहिक सेवा की बात की है और मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा बताया है। तो एकेश्वरवादी जो आंदोलन है वो समाज में सुधार लेकर आना चाहते हैं, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक असमानता को खत्म करना चाहते हैं, भाईचारों को बढ़ावा देना चाहते हैं, यही इनका संदेश है। भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं और लोक भाषाओं में शिक्षा दी गई है ताकि साधारण से साधारण जनता तक अपने संदेश पहुंचा सकें। निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर भारत के जो एकेश्वरवादी आंदोलन हैं, इन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन आंदोलन से लोगों में एकता की भावना का विकास हुआ है, समानता और टॉलरेंस की भावना का विकास हुआ है। इन्होंने कहा हर धर्म का सार सिर्फ प्रेम और भक्ति है और इसी के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात की जानी चाहिए। इन लोगों के जो विचार हैं आज भी महत्वपूर्ण हैं, आज भी प्रेरणादायक बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इक्ता क्या होती है, मैंने अभी बताया कि ये पूरा का पूरा एक एरिया है, पूरे एक राजा के अंडर में है। राजा अपने बड़े बड़े अधिकारियों को वेतन नहीं देगा, बल्कि एक एरिया दे देगा और वो कहेगा कि इस पूरे एरिया को आप कंट्रोल करोगे, यहाँ से टैक्स इकट्ठा करोगे, अपनी सेना को मजबूत करोगे, अपने एरिया को मजबूत करोगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो आप राजा को दोगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्ता सिस्टम है। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान इक्ता प्रणाली एक महत्वपूर्ण राजस्व संग्रह व्यवस्था थी। यह प्रणाली सल्तनत के राजस्व प्रशासन की रीढ़ थी, बैकबोन थी। इस प्रणाली का उद्देश्य था कि टैक्स तो इकट्ठा किया ही किया जाए और उस पूरे एरिया को कंट्रोल में भी रखा जा सके। विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषता ये थी, सबसे पहले भूमि का अनुदान दिया जाता था। तो इक्ता प्रणाली के तहत भूमि को इक्ता कहा जाता था और जो इस पूरे सिस्टम को चलाता था वो होता था इक्तेदार। इक्ता का उद्देश्य यह था कि भूमि से राजस्व इकट्ठा किया जाए और उस एरिया को प्रशासनिक दृष्टि से ही मैनेज किया जा सके। इक्ता धारक को मुक्ति या इक्ता धारक कहा जाता था।
उसे भूमि से टैक्स इकट्ठे करने की जिम्मेदारी दी जाती थी और ये भी कहा जाता था कि वो प्रशासन को चलाए और उस एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मुख्ती या इक्तेदार की होती थी। इक्तेदार को उसकी सेवाओं के बदले वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमि से जो टैक्स इकट्ठा करता था उसका एक हिस्सा अपने वेतन के रूप में रख लेता था। इक्तेदारी प्रणाली की अगली बात थी राजस्व संग्रह। कृषि से उपज से कर वसूला जाता था और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाता था। इक्तेदार केवल ये नहीं है कि पैसा ही इकट्ठा करेगा, बल्कि उस क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी उसी के अंडर में रहेगी। सैनिकों की भर्ती का कार्य भी उसे ही सौंपा जाएगा। यानी कि एक तरीके से उस एरिया का वो एक छोटा सा राजा बन गया, एक तरीके से ये मान के चलो। हालांकि इक्तेदार को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये सुल्तान के अंडर में ही रहेगा। सुल्तान से ऊपर ये नहीं है। सुल्तान चाहे तो किसी भी इक्तेदारी की इक्ता छीन सकता है और किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली थी, इसने सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा किया, इकोनॉमी को अच्छा किया। इसने सुल्तानों को एक बड़े राज्य पर प्रभावी नियंत्रण बनाने में स्थापित की। हालांकि आगे चलकर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, शोषण बढ़ गया था। बहुत सारे इक़्तिदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था। तो अब तक हम 5 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को इस वीडियो के पार्ट 2 में चर्चा करेंगे, जहां हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, दिल्ली सुल्तानों की दक्खन नीति पर टिप्पणी कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।